नमस्कार, मैं हेमंत और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। ऐसा प्रधानमंत्री इस देश के पास न कभी था न भविष्य में इस देश को मिलेगा। एक इतना सेंसिटिव लीडर जो कई मौकों पर फूट फूट कर रोया है, सार्वजनिक मंचों पर रोया है। लोगों ने कहा भी ये आंसू घड़ियाली आंसू हैं, लेकिन कोई नहीं देख पाया तो 56 इंच की छाती के भीतर वो हृदय, वो कभी बात बात पर पिघल जाता है, कभी एक छोटे से बच्चे की तरह झूम उठता है। अब अरबन नक्सली कहेंगे कि ग्रेट निकोबार काटा जा रहा है, मणिपुर जल रहा है और ये फुटबॉल खेल रहे हैं। एक काम करो, तुम पाकिस्तान चला जा। ग्रेट निकोबार भारत के आखिरी छोर पर मौजूद एक आइलैंड है। यहाँ बहुत पुराना डेंस रेन फॉरेस्ट है, साफ सुथरा समुद्र है, कोरल रीफ है और आदिवासी समुदाय अपनी परंपराओं के साथ यहाँ रहते हैं। इन सब का क्या काम है? फॉरेस्ट का कोई यूज है भला? ये सारी चीज तो गरीबी का प्रतीक है। ये जो गरीब हो ना आदमी, यो अपनी आदत से गरीब हो। अरे वहां एयरपोर्ट बनवाए जाएंगे, चिकने रोड बनवाए जाएंगे, ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी करवाई जाएंगी, उसके बाद मंदिर बनवाए जाएंगे, तब लगेगा भारत विकसित, तब बनेगा अडानी अमीर। ये आंदोलन जीवी लोग सब वही चीजें देखते हैं जिनका कोई काम नहीं होता। पेड़ का क्या काम है? पेड़ से होता क्या है? ऑक्सीजन कम है क्या हमारे देश में? क्या होता है इन जानवरों के होने से ना होने से? 4 बंदर नहीं होंगे, ना हो, लेकिन ये देश रहना चाहिए, मंदिर रहना चाहिए और अमीरों की लिस्ट में अडानी रहना चाहिए। ये ग्रेट निकोबार जमीन का टुकड़ा मात्र और इसे प्रकृति और संस्कृति का खजाना कहने वाले एंटी नेशनलिस्ट, देश विरोधी लोग, इनका अकाउंट बंद करो, बंद करो। कौन? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? अरे सरकार का प्लान तो सुन लेते एक बार। यहाँ एक मेगा प्रोजेक्ट बन रहा है, बड़ा इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट बन रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है, बिजली के लिए पावर प्लांट लग रहा है और एक पूरा का पूरा नया शहर बसाया जा रहा है। ये सब किसके लिए किया जा रहा है? ये सवाल ही गलत है। सरकार किसके लिए काम करती है? ऑब्वियसली जनता के लिए। विरोध करने से पहले समझ तो लीजिए ये सब राष्ट्रीय सुरक्षा और स्ट्रेटेजिक जरूरत के लिए कितना जरूरी है। इसकी लोकेशन इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स के काफी करीब है। यहाँ से जंगल हट जाएगा तो कितना अच्छा रहेगा। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ लगभग 150 किलोमीटर स्क्वायर जंगल ही तो काटा जा रहा है। हाँ, फॉरेस्ट या रेन फॉरेस्ट सब एक ही बात है, क्या अलग अलग है? रेन फॉरेस्ट में ज्यादा से ज्यादा क्या होता है? हर चीज एक दूसरे से जुड़ी होती है। एक बार ये सिस्टम खत्म होता है तो उसे वापस लाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इससे ज्यादा क्या है? लेकिन वापस लाना भी किसे है? जहां तक सवाल है यहाँ रहने वाली ट्राइब्स का, वो तो पहले से ही एंडेंजर्ड हैं। उनसे क्या पूछना? पूछने पाछने का वक्त चला गया है, सवाल जवाब का वक्त चला गया है। उड़ीसा की घटना को ही देख लो। सबने कहा एक व्यक्ति है जीतू मुंडा, अपनी बहन की लाश कब्र से निकालकर कंधे पर उठाकर बैंक जा रहा है। लेकिन मुझे कहीं ना तो उसकी बहन दिखी, न बैंक का रास्ता। मुझे दिखा एक पूरे का पूरा राष्ट्र जो नंगे पैर दुखों की तपती धूप में लड़खड़ाते कदमों के साथ राजा के सिंहासन तक पहुंचना चाहता है। सिंहासन के सामने भरी सभा में कहना चाहता है, हे स्वामी, देखो तुम मर चुके हो, देखो मेरे कंधे पर पड़ी ये लाश तुम्हारी ही है। इस तस्वीर में दुनिया ने देखा जीतू मुंडा को, लेकिन मैंने देखा हजारों सालों की मानव सभ्यता को जो मर चुकी है। मैंने देखा कि मरने के बाद वो अपने अवशेष कंधों पर डालकर इस धरती से हमेशा के लिए रवाना हो रही है। मुझे वो सब कुछ दिखा जो जीतू मुंडा ने दिखाना चाहा और आप नहीं देख पाए। ना आप देख पाए, ना आप मान पाए कि उसकी बहन मर चुकी है। जो मर चुकी है वो कह रही है बैंक में बैठे उस अव्वल अधिकारी के माथे पर लिखा जाए वो एक मानव सभ्यता का हत्यारा है। और ये सब देखने के लिए 18 घंटे के बिजी शेड्यूल में से हमारे भावुक प्रधानमंत्री जी फुटबॉल खेल रहे हैं। इन सब चीजों के लिए टाइम कहाँ है? पिछले कुछ दिनों का उनका शेड्यूल देख लीजिए। बोट राइड इन बंगाल, टेम्पल विजिट इन कोलकाता, रोड शो इन गैंगटॉक, फुटबॉल इन गैंगटॉक, टेम्पल विजिट इन वाराणसी। हाँ, आप ये सवाल कर सकते हैं कि अगर मोदी जी इतने बिजी हैं तो असल में देश कौन चला रहा है? माय फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप से याद आया, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ तो फैसला दिया है। ट्रंप से सुप्रीम कोर्ट? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है देश के गद्दारों को, गोली मारो सालों को हेट स्पीच की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता है। आरोप था अनुराग ठाकुर, प्रवेश राणा और कपिल मिश्रा पर भड़काऊ स्पीच देने का आरोप था। कोर्ट ने रिकॉर्ड्स, स्पीचेस और पहले की रिपोर्ट सब कुछ देखकर यह मान लिया कि इन बयानों से न तो कोई सीधी हिंसा भड़की और न ही कानून व्यवस्था बिगड़ने का साफ सबूत मिला है। यानी जब कपिल मिश्रा पुलिस की मौजूदगी में कह रहे थे कि या तो आप लोग शाहीन बाग को खाली करा दो वरना हम अपने तरीके से खाली करवा लेंगे। सीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। ये सब कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया जा रहा
रहा था। कोर्ट का कहना है कि सिर्फ बयान विवादित होने से वो अपने आप क्राइम नहीं बन जाता है जब तक उसका सीधा असर हिंसा या अव्यवस्था के रूप में न दिखे। यानी 50 से ज्यादा लोग मारे गए, वो अव्यवस्था का रूप नहीं था। कोर्ट ने यह भी कहा कि ये बयान किसी एक खास समुदाय को टारगेट करते हुए साबित नहीं होते। खैर, नाउ कम टू द नेक्स्ट सेगमेंट, इंटरनेशनल बकैती। बकैती का लेवल इंटरनेशनल है। कभी कभी यूनिवर्सिटी की राजनीति इतनी क्रिएटिव हो जाती है कि आपको सीधा 3 इडियट्स का वो फेमस चतुर वाला सीन याद आ जाता है। आदरणीय सभापति महोदया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इस बार कुछ छात्रों ने इलेक्शन एंटरटेनमेंट पैकेज ही लॉन्च कर दिया है। एक अफ्रीकी छात्र को चुनाव में उतार दिया गया है और भाई साहब जो भाषण दे रहे हैं, सबको एसी दूंगा, वो भी एक नहीं 5-5 एसी लगवाऊंगा, स्विमिंग पूल बनवाऊंगा, मेट्रो ले जाऊंगा, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन। आप खुद ही सुन लीजिए। एनएक्सी में 5 एसी करो और स्विमिंग पूल पे बनेगा। एनसी से कॉलेज बहुत दूर है, तो ये मैं दोस्ता करूंगा। कपड़े धोने की लाई है, फ्लो पे वॉशिंग मशीन होगा। अगर मैं सेक्रेटरी बना तो एनसी में सबको 3 साल मिलेगा। पहले मुझे ये जानना है कि फेंकने की कला 2014 से भारत में ही थी, ये बाहर कैसे गई, ये अफ्रीका कैसे पहुंची, ये पता लगाओ। ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? आईफोन के भगवा कलर में आने के बाद अब इंडिया का मैप भी भगवा हो चुका है। सुधांशु त्रिवेदी की भाषा में ऑरेंज, कॉस्मिक ऑरेंज। यस, आईफोन 17 लॉन्च हुआ है और पहली बार उसका सबसे यूनिक कलर ऑरेंज, कॉस्मिक ऑरेंज आया है। दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में लगभग 90 भारत के हैं। घबराइए नहीं, सरकार ने गर्मी से निजात दिलाने के लिए काम शुरू कर दिया है। बड़े बड़े महलों में रहने वाले और करोड़ों की रेंज रोवर में रहने वाले घूमने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा वो अपनी गाड़ी में एसी इस्तेमाल नहीं करते, नहीं एयर कंडीशनड माहौल में बैठते हैं। ना मेरी गाड़ी में एयर कंडीशन चलती है, ना एसी के वातावरण में मैं बैठता हूँ। ये झूठ बोल रहा है। उनका कहना था ये चंबल की स्किन है और फिर लोगों को उन्होंने एक सलाह भी दे दी। जेब में से प्याज निकाला, बोले प्याज रखो, कुछ नहीं होगा। पॉकेट में प्याज ले जाओ, कुछ नहीं होने वाला तुमको। और ये बात यहीं तक नहीं रुकी है, इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती हुई है भारत। Well, they say an apple a day keeps the doctor away, but what about an onion on a hot day to keep the heat at bay? That's the advice from a government minister in India on how to tackle the country's extreme temperatures. बेइज्जती हो रही है, होती रहेगी। चलते हैं अगले सेगमेंट की ओर, गोदी मीडिया मोमेंट्स। इस हफ्ते गोदी मीडिया मोमेंट रहा एक वीडियो जिसमें अमन चोपड़ा अजय पाल शर्मा का बचाव करते नजर आए। पूरा वीडियो मैंने देखा, ईमानदारी से एक चीज समझ में आई, ईमानदारी से ड्यूटी अगर कोई पुलिस वाला करता है तो पूरा सिस्टम उसके खिलाफ कैसे खड़ा हो जाता है। साथ ये पूरा इकोसिस्टम आप समझ कर देखिए। अजय पाल शर्मा यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान इन्हें पोल ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया है। इनका एक वीडियो वायरल है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजय पाल शर्मा वोटर से कह रहे हैं कायदे से इलाज कर दिया जाएगा, तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर सोशल मीडिया पर उनकी काफी आलोचना हो रही है। लोगों ने कहा ये टीएमसी के वोटर्स को धमका रहे हैं, ये केंद्र सरकार के दबाव में है। लेकिन अमन चोपड़ा को लगता है कि एक चुनावी अधिकारी का काम ऐसे ही किया जाना चाहिए। ऐसे अधिकारियों के लिए आप कुछ कहना चाहते हैं तो हमारा कमेंट सेक्शन खुला है, और अमन चोपड़ा के लिए आप जो कहना चाहते हैं वो भी कह सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सेगमेंट गुड न्यूज की तरफ। इस हफ्ते अच्छी खबर आई इलाहाबाद हाई कोर्ट से। मामला उत्तर प्रदेश के बागपत का है, जहां मोहम्मद चांद नाम के एक व्यक्ति की पिकअप गाड़ी को 2024 में बीफ ले जाने के शक में जब्त कर लिया गया था। पुलिस ने दावा किया था कि गाड़ी से मांस मिला है और उसी आधार पर उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश प्रिवेंशन ऑफ काउ स्लॉटर एक्ट 1955 के तहत केस भी दर्ज कर दिया गया। इतना ही नहीं, उन पर फायरिंग और दूसरे गंभीर आरोप भी जोड़ दिए गए थे। लेकिन असली कहानी कोर्ट में सामने आ गई। सुनवाई के दौरान ये साफ हो गया कि जिस मांस को लेकर इतनी बड़ी कार्रवाई की गई थी उसका ये तक पक्का सबूत नहीं था कि वो गाय का ही था। पशु चिकित्सक की रिपोर्ट में साफ तौर पर नहीं कहा गया था कि मांस किस जानवर का है, बस संभावित जैसा शब्द इस्तेमाल हुआ था, यानी पक्का कुछ भी नहीं था। कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि किसी पर इतनी बड़ी कार्रवाई करने से पहले ठोस सबूत होना जरूरी है कि नहीं।
खासकर ऐसे मामलों में जहां कानून बहुत सख्त है, वहां बिना पक्की लैब रिपोर्ट के ये मान लेना कि मांस बीफ है, गाय का ही है, ये गलत है भाई। और सबसे अहम बात, उस आदमी की गाड़ी उसकी रोजी रोटी का जरिया थी। वो गाड़ी करीब 18 महीने तक जब्त रही, यानी इतने समय तक उसका काम धंधा सब कुछ ठप रहा। इसी को देखते हुए कोर्ट ने साफ आदेश दिया कि सरकार 7 दिन के अंदर 2 लाख रुपए मुआवजा दे उसको, गाड़ी को 3 दिन के अंदर रिहा कर दे, और जो अधिकारी जिम्मेदार हैं इसके, उनसे चाहें तो सरकार ये पैसा वसूल सकती है जो मुआवजा उसको देना है। और कितनी अच्छी बात कही है, देखिए ऐसा होना भी चाहिए। ऐसा होने लगे तो जो जेल में जो कैदी भरे हुए हैं, जो बेगुनाह हैं, वो उनकी संख्या कम हो जाएगी। अगले आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, नाम है फैक्ट चेक। इस हफ्ते सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हुआ। दावा किया गया कि ये अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर का नज़ारा है, बेहद आलीशान और लग्जरियस। वीडियो में उनके पुराने भाषण के क्लिप भी जोड़ दिए गए, जहां वो सादगी और कम खर्च वाली राजनीति की बात करते हैं। लोग कह रहे थे कि इनको तो एक टाइम पर गाड़ी नहीं चाहिए थी, सिक्योरिटी नहीं चाहिए थी, और देखो महल। यानी एक तरह से ये दिखाने की कोशिश की गई कि बोल कुछ और करते कुछ और। इस वीडियो को कई राइट विंग सोशल मीडिया अकाउंट्स ने शेयर किया। धीरे धीरे ये पोस्ट वायरल हो गया, हजारों व्यूज, करोड़ों व्यूज, सैकड़ों शेयर, और अलग अलग लोगों ने उसी दावे के साथ इसे आगे फैला दिया, शेयर कर दिया। फिर 25 अप्रैल को मामला और बड़ा हो गया जब परवेश वर्मा, जो दिल्ली में मंत्री और बीजेपी नेता हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल एक लग्जरी बंगले में रहते हैं जिसमें महंगे इंटीरियर और हाई एंड सुविधाएं भी हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी को आलीशान आदमी पार्टी कहना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने घर का लेआउट और अंदर की तस्वीरें भी दिखा दी, जिनमें से कई वही थी जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। उन्होंने कहा कि अगर केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों के काम पर उतना ध्यान दिया होता जितना उन्होंने घर सजाने पर दिया है, तो आज उनकी पार्टी के लोग उन्हें छोड़कर नहीं जा रहे होते। इसके बाद बीजेपी दिल्ली के ऑफिशियल हैंडल से भी वही सारी तस्वीरें शेयर करी गई। कई और सोशल मीडिया यूजर्स और इन्फ्लुएंसर्स ने भी उन्हें केजरीवाल के घर की तस्वीरें बताकर फैलाया। जब इन तस्वीरों की सच्चाई चेक की गई, फैक्ट चेक किया गया, तो पता चला कि ये फोटो असल में केजरीवाल के घर के नहीं थे। रिवर्स इमेज सर्च करने पर ये तस्वीरें पहले से ही इंटरनेट पर मौजूद मिली, खासकर पिंटरेस्ट और इंस्टाग्राम जैसी साइट्स पर। कुछ तस्वीरें तो सीधे सीधे होम डेकोर वेबसाइट से उठा ली गई थी। एक फोटो तो यूट्यूब वीडियो में भी मिली, जिसका टाइटल था टाइमलेस अमेरिकन स्टाइल 8 कैप्टिवेटिंग कंटेम्परेरी क्लासिक लिविंग रूम डिजाइन्स इन लॉस एंजलिस होम्स। यानी साफ है कि वो किसी लॉस एंजलिस के घर के डिजाइन की तस्वीरें थी, ना कि दिल्ली के किसी नेता के घर की। कुल मिलाकर मामला ये निकला कि जो तस्वीरें दिखाकर दावा किया जा रहा था कि ये केजरीवाल के घर की हैं, वो असल में इंटरनेट से उठाई गई अलग अलग जगहों की इंटीरियर डिजाइन की फोटोज थी। और परवेश वर्मा इन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से याद आया, चलिए जाने दीजिए। तो फिर फिलहाल इस एपिसोड में बस इतना ही। हफ्ते की हाइलाइट्स का ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही कमेंट्स करते रहें, क्योंकि हम आपके 5 मजेदार कमेंट्स को करेंगे हाईलाइट इन द एपिसोड ऑफ हफ्ते की हाईलाइट। मिलते हैं अगले एपिसोड में। शब्बा खैर।